हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट, और आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय संघात्मक शासन व्यवस्था। स्टूडेंट्स, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था दुनिया में बिल्कुल अलग है और हमारे यहाँ पर संघात्मक और एकात्मक के अच्छे लक्षणों को एक साथ पिरोया गया है। तो हम इस पहले भाग में संघात्मक शासन व्यवस्था की सामान्य बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और आगे आने वाले भागों में भारत में संघात्मक शासन के क्या लक्षण हैं, एकात्मक शासन के क्या लक्षण हैं और वास्तव में भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, क्या चुनौतियां उसके समक्ष आ रही हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आइए अब आज के अध्याय शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने भारत को संघवाद की बजाय राज्यों का संघ कहा है और इसके कुछ कारण हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। इंग्लिश में इसको फेडरलिज्म बोलते हैं और फेडरलिज्म जो है ये लैटिन भाषा के फोइट से लिया गया है और जिसका अर्थ है संधि अथवा समझौता। लेकिन ये संधि समझौता भारत में लागू नहीं होता है, भारत का जो संघवाद है उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो संघवाद है वो थोड़ा अलग किस्म का है और ये दो तथ्यों को इंगित करता है। प्रथम जो है वो ये कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो संगठक इकाइयों के समझौते के फलस्वरूप निर्मित नहीं की गई है, यानी हमारे यहाँ पर आपस में राज्यों में समझौते नहीं हुए। अपितु जो ब्रिटिश शासनकाल है उसमें जो प्रांत और देशी रियासतें थी उनको मिलकर के ये संघ बनाया गया है। यानी हमारे जैसे आपने यदि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो फर्स्ट है, यानी किस प्रकार से हमारे देश में संघ बना, कैसे हमारे यहाँ पर प्रांत थे, कई सारे प्रांत थे, देशी रियासतें थी, उन सब का एकीकरण हुआ और एकीकरण के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर संघवाद आया। तो हमारे यहाँ पर जो संघवाद है ब्रिटिश काल के समान नहीं, अपितु मतलब अमेरिका के समान नहीं है। ब्रिटिश काल के जो प्रांत और देशी रियासतें थी उनको मिलकर के हमारे यहाँ पर राज्यों का संघ बनाया गया है। दूसरी चीज है कि भारत के संघ में सम्मिलित राज्य संघ सरकार से पृथक नहीं हो सकते, यानी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग देशों ने समझौता नहीं किया है जैसे कि अमेरिका ने किया है। अपितु हमारे यहाँ पर सब प्रांत और देशी रियासतों का जो हमारे भारत के ही थे उनका एकीकरण किया गया है और देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए इस प्रकार की और हमारे यहाँ पर जो शासन की सुव्यवस्था है उसके लिए संघात्मक शासन को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ है, इसके देखिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अर्थ दिए हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में सबकी परिभाषाओं को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको परिभाषा की एक लाइन दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि अमुक परिभाषा या अमुक जो शब्द हैं वो किसकी है, किसने कोट किए हैं। गार्नर जो कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसके बहुत ही जाने माने विचारक हैं स्टूडेंट्स, तो गार्नर के अनुसार संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने क्षेत्र में जिसको संविधान या संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं, यानी केंद्र और स्थानीय सरकारें प्रभुत्व शक्ति एक होती है लेकिन सरकारें अलग अलग होती हैं और जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है, यानी इसमें संविधान सर्वोच्च है और सरकारें अलग अलग होती हैं। यदि संविधान सर्वोच्च नहीं रखेंगे तो क्या होता है कि आपस में झगड़े की संभावना होती है और इकाइयां संघ से प्रमुख हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, विलग हो सकती हैं, पृथक हो सकती हैं। इसलिए गार्नर इस प्रकार की बात कहता है। जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है और कनाडा में क्या है कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य मतलब थोड़े कमजोर है। अब है भारत में संघीय व्यवस्था प्रणाली अपनाने के कारण, यानी ऐसे कौन से कारण थे कि भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ी। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर एकात्मक भी हो सकती थी लेकिन हमारी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी, क्योंकि भारत का बहुत विशाल भूक्षेत्र है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, भूक्षेत्र विशाल तो है ही है, इसके अलावा उसमें विभिन्नता भी है। साउथ की स्थिति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति अलग है, यानी क्लाइमेट चेंज भी है हमारे यहाँ पर और भौगोलिक
दूरियां भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी हमारे यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्थानीय सरकारें हैं वो विभिन्न समस्या जो हैं, विभिन्न जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, प्रांतीय समस्याएं होती हैं, उनको अच्छे से हल कर सकती हैं। इतने बड़े देश की व्यवस्थाएं एक सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं चल सकती, इसलिए हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन रखा गया है। तीसरी बात जो है, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि आपस में जो राज्य हैं, केंद्र है या विभिन्न राज्य हैं, वो अलग होने का प्रयास ना करें, उनको स्वायत्तता मिल जाए, उन्हें अपने शासन चलाने की स्वतंत्रता मिल जाए, इसलिए ये व्यवस्था रखी गई है। और चौथी चीज़ जो है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे यहाँ पर साउथ के रीति रिवाज अपने हैं, नॉर्थ के अपने हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं, तो सबकी भाषा है, परंपराएं हैं, सबके रीति रिवाज हैं, सबकी प्रथाएं हैं, ठीक है, सबकी संस्कृति जो है वो बनी रहे, इसलिए भी भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब स्टूडेंट्स आती है कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, किस प्रकार की हमारी संघीय व्यवस्था की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय संघ व्यवस्था की कुछ अलग से लक्षण है। जैसे मैंने बताया कि हमारी व्यवस्था को कुछ विद्वान एकात्मक कहते हैं, कुछ संघात्मक कहते हैं, कुछ मिलाजुला कहते हैं, कुछ आलोचना करते हैं। देखिए जो विद्वान होते हैं, जो बौद्धिक व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं, तो ये तो उनका कार्य है। तो हम विभिन्न विद्वानों की मत जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो एलेक्जेंड्रोविच हैं और उन्होंने कहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था एक अर्ध संघ है, यानी पूरी तरह संघात्मक नहीं है। काफ़ी विद्वान इस तरह की बात कहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है वो अर्धसंघ है, क्योंकि इसमें संघात्मक व्यवस्था के पूरे लक्षण नहीं मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे वीडियो में देखेंगे कि हमारे यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था के क्या क्या लक्षण मिलते हैं। दूसरे हैं नॉर्मन डी पॉमर। ये क्या कहते हैं कि भारतीय गणतंत्र के संघीय स्वरूप को अपने ढंग से डाला है। भारतीय जो गणतंत्र है उसने संघीय स्वरूप को अपने अनुसार चेंज कर लिया है, यानी संघात्मक व्यवस्था का लक्षण तो है लेकिन हमारा अपना रूप है। हमने किसी से उधार नहीं लिया है, हमने कुछ लक्षण जरूर लिए हैं लेकिन अपने अनुसार उसको चेंज कर लिया है। अब आते हैं प्रोफेसर एन.बी. पायली, जो कि बहुत बड़े संविधानवेत्ता भी हैं, और ये क्या कहते हैं कि भारत के संविधान का ढांचा एक संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। यानी हम चाहे इसको संघात्मक कहें, संघात्मक तो है ही, हम संघात्मक ही बोलते हैं भारत के शासन व्यवस्था को, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, यानी इसको मुख्य रूप से एकात्मक की तरफ ले जाने का प्रयास हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत में किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं हो, भारत में कोई भी राज्य इस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं कर दे कि भारत की अखंडता को कोई आंच आए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आत्मा को एकात्मक रखा, यानी एकात्मकता की तरफ ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। अगले विचारक है के.सी. वीयर। वो क्या कहते हैं कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। देखिए, ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, किसी को संघात्मक लगता है, किसी को एकात्मक ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये मैं परिभाषा आपको स्टूडेंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विभिन्न एग्जाम में आपसे ये आपको बता दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। ये किसने कहा? आपको 4 नाम रख दिए, या आप कंपटीशन के उसमें आपके लिए कोई नाम ही नहीं आता, आपको परिभाषा मतलब आपको बताना पड़ता है कि अमुक जो डेफिनेशन है वो किसकी है। तो इस वजह से मैंने ये इस वीडियो में स्टार्टिंग में ये कुछ जो क्वेट्स हैं, जो परिभाषा हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो मैंने विभिन्न जो जाने माने विद्वान हैं, बहुत सारी सैकड़ों परिभाषाएं हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस आपके लिए ली हैं। अगले जो विचारक हैं डी.डी. बसु, ये भी बहुत ही जाने माने संविधानवेत्ता हैं भारत के, और इन्होंने जो कि बहुत ही ये कहें कि सटीक लिखा है, भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, वरन दोनों का सम्मिश्रण है। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि हमारा पूरी तरह से संघात्मक नहीं है, कुछ एकात्मक लक्षण हैं, और वो एकात्मक लक्षण इसलिए रखे गए हैं जिससे भारत का
एकात्मकता बनी रहे। तो इस प्रकार से हम जो विभिन्न परिभाषाएं हमने अभी पढ़ी उसमें 3 रूप हमारे सामने आते हैं, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था और सहयोगी संघवाद। स्टूडेंट, हम ये तीनों जो है, संघात्मक व्यवस्था के भारत में क्या क्या लक्षण है, एकात्मक व्यवस्था के भारत में क्या क्या लक्षण है, सहयोगी संघवाद की हमारे यहाँ पर क्या क्या लक्षण है, ये सब अलग अलग वीडियो में आगे आपके लिए लेकर मैं आने वाली हूँ। तो आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते रहो, लास्ट तक देखते रहो। मैंने इससे पहले भी भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, प्रस्तावना, हमारे जो संविधान की विशेषताएं हैं, संविधान की जो मुख्य बातें, उनको लेकर के बहुत सारे वीडियो, भारत में मौलिक अधिकार, इन सब को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको बनाए हैं आपके लिए। और आपके काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और आपको जो भी पूछना है या आपको जो भी कुछ लग रहा है कि इसमें मैडम हमें ये और चाहिए या यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट करिए और मैं निश्चित रूप से जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। और आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट, ये जो 3 मैंने बताए हैं, इनके वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, यहाँ विस्तार आपको इनका मिलेगा। और भारतीय जो संघवाद है उसकी सर्वाधिक जो उचित व्याख्या ये होगी कि विभिन्न समय में इसके विभिन्न रूप व्यवहार में देखने को मिलते हैं। यानी कई बार यदि हमारे यहाँ पर कोई आपात स्थिति आई है तो हमारा देश एकात्मक बन जाता है, और जो सामान्य स्थिति है उसमें जो राज्य हैं वो अपने अपने जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित रखते हैं। और प्राय क्या होता है कि जहाँ पर केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकार होती है वहाँ पर थोड़ी सी विभिन्नता इस तरह की ज़्यादा देखने को मिलती है। जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो काफ़ी कुछ एकात्मकता हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके आधार पर ही कई बार केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं वो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों के वीडियोस भी मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगी, और आगे जो आपके लिए मैं वीडियो इसका लेकर आऊँगी तो वो है सेकंड पार्ट इसका, और उसमें आपको बताऊँगी कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के क्या क्या लक्षण है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे आप इसका सेकंड पार्ट भी देखिए, और जो भी आपको क्वेरी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।